इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ पे किस तरह से वैरी करता है। अर्थात अगर हम सरफेस से नीचे गड्ढा खोद के अंदर की तरफ जाते हैं तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से वैरी करता है। तो मान ले यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और ये रहा अर्थ का सेंटर, यहां है सेंटर मान ले। तो अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या वैसे ही रहेगा या घटेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये एक इंट्यूटिव फीलिंग हमारा है कि अगर ये मास अंदर की तरफ जाता हो तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस घट रहा है। सरफेस में जब था डिस्टेंस इतना था और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ये F से डिनोट करें हम तो इसका मैग्नीट्यूड ये होता है कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू अर्थ का मास, जैसा कि हमें पता है, डिवाइडेड बाय अर्थ के सेंटर से उस मास का जो डिस्टेंस है वो। तो नॉर्मली जब सरफेस में रहता है तो उसे हम R से डिनोट करते हैं, तो उसका स्क्वायर। तो ये हमें पता है ऐसा होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक इंट्यूशन हमारा ये यहां पर एप्लीकेबल होता है कुछ इस तरह का कि जब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस रिड्यूस कर रहा है, ये टर्म जो है ये टर्म घट रहा है। तो जब ये टर्म घटेगा तो उसका स्क्वायर और ज्यादा घटेगा, और जब ये टर्म डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है ये बढ़ना चाहिए। हम जितना करीब ले जाएंगे दो मासेस को, उन दोनों के बीच का फोर्स उतना बढ़ना चाहिए। ये हमारा कॉमन सा सेंस है, एक इंट्यूशन है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में ऐसा क्यों नहीं होता है, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख ले कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट जिसे कि सरफेस में रखा गया है, इसमें कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहां पर कुछ चीजें हम लिख लेते हैं, जैसे कि ये अर्थ का जो मास है ये m, आगे चल के इसे हम एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, जैसे कि हमें पता है ये रेडियस होगा, तो मैं इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है। तो हम यहां पर कह सकते हैं इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा नीचे की तरफ, ये फोर्स अगर F है तो हम कह सकते हैं कि ये F ये बराबर होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमें इसका मास भी कंसीडर करना होगा। सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां तक ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में अगर इतना फोर्स अप्लाई होता है, इसका मास अगर m है और ये अगर अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ g फील कर रहा हो, तो फिर यहां से हम कह सकते हैं g इज इक्वल टू, इस पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा इस ऑब्जेक्ट पे वो बराबर होगा उस पे जो फोर्स अप्लाई किया गया, जो कि है g m इंटू m कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास। किसका मास? जिस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, जिस पे फोर्स लगने के कारण एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो? जिसका की मास M है, ये वाला ऑब्जेक्ट है वो। तो आप यहां से कंप्यूट कर सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहां पर ये बराबर होगा, यहां से देखिए ये m और ये m न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बराबर होगा g m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ यहां पर ले जाएंगे। गड्ढा खोद के ये ऑब्जेक्ट चला गया अंदर। कहां चला गया? यहां पर चला गया। कितना नीचे चला गया? ये d डिस्टेंस नीचे चला गया। डेप्थ जो है यहां पर ये d है। अब देखने वाली बात यह है कि अब जो डिस्टेंस हो गया यहां पर, यहां से यहां तक का, अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस, अब ये r नहीं रहा, r माइनस d रहा। तो यहां पर अगर इस केस में इस पे फोर्स अभी अप्लाई हो F डैश्ड, तो हम यहां से कह सकते हैं कि F डैश्ड इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू, यहां ये जो टर्म होगा ये टर्म
यहां हमें पता करना होगा। क्या यहां m नहीं होगा, कैपिटल M नहीं होगा मास। यहां जो इफेक्टिव मास होगा अर्थ का, ये पूरा अर्थ का मास नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा, उस पर हम आगे बात कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय, यहां टर्म मिसिंग है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। किन दोनों के बीच का डिस्टेंस? यहां इस ऑब्जेक्ट का और अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वो डिस्टेंस कितना होगा यहां से देखा जाए? वो डिस्टेंस होगा, यहां से अगर आप देखें तो यहां से पूरा इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस था, सरफेस तक का डिस्टेंस, वो r था, उससे अब d घट गया। तो अब जो डिस्टेंस होगा सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का, ये होगा r माइनस d। तो यहां होगा r माइनस टी का होल स्क्वायर। अब यहां पर कौन सा टर्म एप्लीकेबल होगा? शेल थ्योरम से हमें यह पता है, न्यूटन ने यह प्रूव किया था, शेल थ्योरम से हमें पता है कि जब कोई मास किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के जैसे अर्थ के अंदर चला जाता है, तो फिर जो मासेस इसे अट्रैक्ट करेगा, इस मास को, अर्थ का जितना मास इसे अट्रैक्ट करेगा, वो मास इस शेल के अंदर होगा। मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर पास करते हैं हम एक स्फेरिकल सरफेस, तो फिर यहां पर ये जो स्फेरिकल बॉडी है, ये जो इमेजिनरी स्फेरिकल बॉडी है, ये इस मास के नीचे है, अंदर है। ये मास उस स्फेरिकल बॉडी के बाहर है। और यहां ये जो शेल है, ये जो शेल आपको दिख रहा है, ये शेल इस मास के अंदर नहीं है बल्कि मास के बाहर है। तो होता प्रैक्टिकली ये है कि इस पूरे मास को, अगर पूरे शेल को आप अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर ले, मान ले यहां पर एक मास है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहां पर एक मास है, वो भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहां एक मास है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन यहां बहुत सारे मासेस है जो कि इसे अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे होता यह है कि इस पे जो नेट फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू ऑल द मासेस ऑफ द शेल, मैं शेल की बात कर रहा हूं, ये बाहर वाला जो शेल है, इस शेल की बात कर रहा हूं, अंदर वाला जो स्फेरिकल बॉडी है उसका नहीं। तो ये पूरे शेल में जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्री मासेस हैं, उन सब के कारण जो नेट फोर्स क्रिएट होगा, कुछ फोर्सेस इस डायरेक्शन में है देखिए, और कुछ फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सारे मिलके बन जाता है नेट फोर्स 0। तो ये जो शेल है, इस शेल का कोई इफेक्ट ही नहीं रहता है इस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पे। तो शेल का जो मास है उसे कंसीडर ही नहीं करना है अभी हमें कौन सा मास कंसीडर करना है? जो इसे ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो मास है इस स्फेरिकल बॉडी का जो मास होगा वो। तो उस मास को हम मान लेते हैं ये मास है m डैश्ड। तो यहां पर ये टर्म जो होगा ये m डैश्ड होगा। तो यहां पर m डैश्ड को हम कंप्यूट करेंगे इससे आगे। तो यहां पर अगर ये फील कर रहा हो ये बॉडी अंदर की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश्ड, तो हम कह सकते हैं कि g डैश्ड इज इक्वल टू जो फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है जो कि ये है, डिवाइडेड बाय इसका जो अपना मास है। आप कंप्यूट करके देख ले, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा g कैपिटल लेटर m डैश्ड डिवाइडेड बाय r माइनस d इसका होल स्क्वायर्ड। अब क्या करना हम क्या करेंगे? बेसिकली ये g डैश्ड और g इन दोनों का रेशियो पता करेंगे। उसके लिए देखिए दो टर्म्स है, एक तो ये m और ये m डैश्ड जो कि कैंसल आउट नहीं होगा, नॉर्मली ये कैंसल आउट नहीं होगा। और ये g और ये वाला g ये कैंसल हो जाएगा क्योंकि हम रेशियो पता कर रहे हैं g डैश्ड डिवाइडेड बाय g। हमें इस m को और इस m डैश्ड को रिप्रेजेंट करना है कुछ ऐसे कि इंटरमीडिएट कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाए। कैसे करेंगे हम रिप्रेजेंट? तो हम सबसे पहले ये मान लेंगे अर्थ जो है उसका जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी ये बराबर है और ये डेंसिटी है रो, जो कि एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। ये मैं यहां लिख देता हूं, ये ट्रू नहीं है। पर अगर हम अर्थ का जो डेंसिटी वैरी करता है उसे भी अगर कंसीडर करें तो इस लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
चीजों को आसान रखने के लिए हम ये मानेंगे कि अर्थ का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द बॉडी। यहां भी उसका जो डेंसिटी होगा, यहां भी वो होगा, यहां भी वो, यहां भी वो, हर जगह पे डेंसिटी वही होगा, पर ये सही नहीं है। तो हमने ये अज्यूम किया, हमने ये अज्यूम किया। हमने मान लिया डेंसिटी रो है, और अब ये जो मास होगा m, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पूरा अर्थ का जो मास होगा वो बराबर होगा अर्थ का डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम। तो इस पूरा का पूरा स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? हमें पता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। तो पूरा का पूरा जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम होगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई इंटू इस पूरा स्फीयर का जो रेडियस है जो कि है r, इसका क्यूब। ये तो हो गया इसका वॉल्यूम, तो ये हो गया इसका मास। तो यहां पर हम उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां m में। उसी तरह से m डैश्ड के लिए भी हम इसी तरह का एक्सप्रेशन पता करेंगे। ये m डैश्ड बराबर होगा, इसका जो डेंसिटी है रो, हमने ये माना है पूरा जो डेंसिटी है थ्रू आउट द वॉल्यूम वो सेम है, इंटू इसका जो वॉल्यूम है 4/3 इंटू पाई इंटू इसका रेडियस। देखिए अब r नहीं है बल्कि r माइनस डी है। ये जो शेल है इसका ना मास है m डैश्ड, माफ कीजिएगा शेल नहीं है ये जो स्फेरिकल बॉडी है, इमेजिनरी स्फेरिकल बॉडी है, इसका मास है m डैश्ड। तो इसका रेडियस है r माइनस डी, तो हम यहां पर r माइनस डी का क्यूब कंसीडर करेंगे। तो यहां से इस एक्सप्रेशन को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पूरा लिख लेते हैं कि g इज इक्वल टू g इंटू m के जगह हम ये वाला टर्म यूज करेंगे, तो ये है रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब्ड ओवर, अब यहां पर r स्क्वायर्ड है तो r स्क्वायर्ड। तो ये कितना बन गया? देखिए 4/3 इंटू रो इंटू पाई इंटू r इंटू g। देख ले इवेल्युएट करके, यहां पर r स्क्वायर्ड r क्यूब्ड के 2r को कैंसिल कर देगा, तो बचा हुआ रहेगा r। उसी तरह से अगर हम g डैश्ड को कंप्यूट करें, g डैश्ड ये बराबर होगा, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा g इंटू m डैश्ड के जगह हम क्या लिखेंगे? यहां से देखें m डैश्ड के जगह हम लिखेंगे रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r माइनस डी का क्यूब ओवर यहां पर r माइनस डी का स्क्वायर, r माइनस डी स्क्वायर्ड। कंप्यूट करें इसे, आप पाएंगे ये बराबर होगा 4/3 इंटू रो इंटू पाई इंटू r माइनस डी इंटू जी। अब देखिए, अब अगर हम यहां पर इन दोनों का रेशियो कंसीडर करते हैं तो हम आसानी से पता लगा पाएंगे। अब इससे आगे अगर हम पता लगाते हैं g डैश्ड ओवर g का वैल्यू, तो हम ये पाएंगे कि ये बराबर होगा, देखिए कितना वैल्यू, इसको लिख लेते हैं g डैश्ड के लिए 4/3 इंटू रो इंटू पाई इंटू r माइनस डी इंटू जी, और यहां पर डिनोमिनेटर में 4/3 g का वैल्यू देखें, यहां से 4/3 इंटू रो इंटू पाई इंटू r इंटू जी। यहां पर देखें लगभग सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, ये भी ये सारे g और g। तो देखिए एक सिंपल वर्जन हमें मिला, वो ये है कि ये जो रेशियो है घटा हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं यहां बता दे रहा हूं आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता नहीं है घटता है, वो समझ में आएगा इक्वेशन से। डिवाइडेड बाय g जो कि सरफेस में होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो बराबर होगा r माइनस टी डिवाइडेड बाय आर के। सो इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बराबर होगा 1 माइनस डी ओवर आर। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखें हमें क्या मिलेगा। हमें मिला g डैश्ड इज इक्वल टू, अगर इस g को इधर ले जाते हैं तो हम कहेंगे g डैश्ड इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस टी ओवर r। तो इसी से आगे हम कह सकते हैं कि g डैश्ड इज इक्वल टू g माइनस d डिवाइडेड बाई r इंटू जी। तो यहां से देखिए
अगर हम पता करते हैं चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि है g माइनस जी डैश्ड, यहां पर सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g था, नीचे आए यहां पर तो g डैश्ड बना, तो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना चेंज कर गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो है g माइनस जी डैश, क्योंकि जी डैश जी से छोटा है। आप यहां से भी वो समझ सकते हैं कि जी डैश डिवाइडेड बाय जी, ये जो टर्म है ये आर से छोटा होगा, तो ये जो टर्म है ये जी से छोटा होगा। तो जी माइनस जी डैश, यहां से देखें जी डैश को अगर हम इस साइड में ले आते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में जी माइनस जी डैश मिलेगा, और ये पूरा का पूरा टर्म अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव डी डिवाइडेड बाय आर इंटू जी, और फिर हम स्विच कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा एक्सप्रेशन, ये होगा डी डिवाइडेड बाय आर इंटू जी। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये प्रोपोर्शनल होगा डी के साथ, क्योंकि यहां पर देखें ये आर जो है ये तो कांस्टेंट है, और जी सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कांस्टेंट है। इस केस में हम जहां कंसीडर कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, वहां का सरफेस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो कांस्टेंट ही है, वो तो समय के साथ चेंज नहीं करेगा। तो ये जो टर्म है ये हो गया एक कांस्टेंट इनटू डी, तो हम कह सकते हैं ये प्रोपोर्शनल होगा डी के साथ, डी के साथ ये चेंज करेगा। डी वेरिएबल है, कितना अंदर जा रहे हैं, अगर 100 मीटर अंदर जाएंगे तो डी का वैल्यू 100 मीटर होगा, 200 मीटर अंदर जाएंगे तो उसका वैल्यू 200 मीटर होगा। और ध्यान रखें पिछले केस में जब हम सरफेस से ऊपर जा रहे थे तो हम अप्रोक्सीमेशन कंसिडर कर रहे थे, वो जो इक्वेशन था वो अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन था। यहां पर ये जो इक्वेशन है ये अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये रियल इक्वेशन है, हमेशा ऐसा ही होगा। उससे आगे हमें ये भी मिला, हमेशा ऐसा ही होगा। तो आगे चल के हमें मिला ये, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि छोटे मोटे डिस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, डिस्टेंस कुछ भी हो ये एप्लीकेबल होगा।